नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मंगेश यादव था इसलिए उसका एनकाउंटर किया गया। सपा नेता अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि यूपी में जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है। अखिलेश यादव 5 सितंबर से ही इस एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि बाकी आरोपियों से सरेंडर कराया गया और जाति देखकर मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया। मंगेश यादव को अपराध की सजा मिली है या जाति के कारण एनकाउंटर हुआ है, इसे लेकर बहस चल रही है। चूंकि अब मंगेश का एनकाउंटर हो चुका है तो अपराध साबित करने, अपनी बेगुनाही का सबूत देने का उसका मौका हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एनकाउंटर की न्यायिक जांच होनी चाहिए। तो मंगेश यादव के एनकाउंटर के मामले में सुल्तानपुर की जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने एसडीएम विदुषी सिंह से मामले की जांच करने के लिए कहा है। तो अब सब कुछ रिकॉर्ड पर आएगा। एसडीएम का काम और कलम दोनों दिखेगा कि वो इस जांच को किस तरह से अंजाम देती हैं ताकि इस मामले में विश्वसनीयता बहाल हो। धर्म देखकर बुलडोजर चलाने की खबरें पचाते पचाते अब लोगों को यह भी पचाना पड़ेगा कि जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है। बुलडोजर यूपी की राजनीति और प्रशासन का हिस्सा हो चुका है और उसी तरह एनकाउंटर को लेकर पहली बार सवाल नहीं उठे हैं। 2017 से ही एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश कदम बनाम राम प्रसाद विश्वनाथ गुप्ता केस में एक फैसला सुनाया कि अगर एनकाउंटर फर्जी साबित हो गया तो पुलिस अफसर को फांसी की सजा दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि ट्रिगर हैप्पी पुलिसकर्मी को अगर लगता है कि वह एनकाउंटर के नाम पर किसी को मार सकता है और बच जाएगा तो उसे पता होना चाहिए कि फांसी का फंदा उसका इंतजार कर रहा है। जो भी फर्जी एनकाउंटर करता है वो हमेशा हमेशा के लिए सिस्टम का अपराधी बन जाता है और सिस्टम के इशारे पर काम करने लगता है। सरकार और राजनीति की कृपा पर जिंदा रहता है कि हमेशा उसे बचाया जाता रहे। यह बात याद रखनी चाहिए। सुल्तानपुर में लूट की घटना के बाद जिस तरह से मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ है, लोग सवाल उठा रहे हैं। यह भी किसी घटना का मास्टरमाइंड विपिन सिंह इसलिए छोड़ दिया गया कि वह यादव नहीं था, उसके नाम के आगे सिंह लगा था, उससे सरेंडर कराया गया। उत्तर प्रदेश के लिए यह बेहद दुखद प्रसंग है कि यहां इन बातों की चर्चा हो रही है। इससे यह भी पता चलता है कि समाज राजनीतिक तौर पर कितना सड़ गया है। बुलडोजर और एनकाउंटर का समर्थन यहां के समाज को आगे भी सड़ाता रहेगा। अगर इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती है कि मंगेश यादव को क्यों मारा गया, विपिन सिंह को क्यों छोड़ दिया गया, तो इस राजनीति पर आने से पहले आपको हैदराबाद ले जाना चाहता हूं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको पता चलेगा कि अक्सर एनकाउंटर क्यों फर्जी साबित होते हैं और एनकाउंटर पर क्यों संदेह करना चाहिए। वर्दी में हत्या करने से आप कानून की नजर में बच जाएंगे या बचा लिए जाएंगे, मगर खुद की नजर में हत्यारे तो बन ही जाते हैं। आईना बता देता है कि वर्दी पहनने वाला कौन है। घर परिवार के लोग भी संदेह से देखते होंगे कि आपने किसी की हत्या तो नहीं की या कानून की रक्षा में गोली चलाई। यह बात इसलिए कह रहा हूं कि नवंबर 2019 में हैदराबाद में एक वेटरनरी डॉक्टर के साथ बलात्कार की घटना हुई और हत्या भी हो गई। 6 दिसंबर 2019 के दिन पुलिस 4 लोगों को उठाती है, एनकाउंटर कर देती है और पुलिस वही सब तर्क देती है। चारों ने पुलिस पर हमला किया तो पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चला दी, चारों मर गए। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वीएस सिरपुरकर की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बिठा दी। इस कमेटी ने पुलिस की तमाम थ्योरी को बोगस बताया और एनकाउंटर में शामिल 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए, सिफारिश की। सिरपुरकर आयोग ने हैदराबाद एनकाउंटर को लेकर कई सवाल पूछा कि वहां पुलिस के अलावा कोई दूसरा प्रत्यक्षदर्शी था या नहीं, पुलिस मैनुअल का पालन किया गया या नहीं, 4 लोगों के एनकाउंटर के बाद एफआईआर क्यों दर्ज की गई,
जब मार दिए गए तब बलात्कार और हत्या के आरोपी बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ने तो यह भी पूछा कि पुलिस कर्मियों को किस तरह की चोटें आईं। तेलंगाना सरकार ने इस एनकाउंटर के खिलाफ न्यायिक जांच क्यों नहीं शुरू की, जो कानून के हिसाब से होना ही चाहिए था। इस केस में तेलंगाना पुलिस ने कहानी बनाई कि मोहम्मद आरिफ, जोलू शिवा, जोलू नवीन और चिंता कुंता चेन्ना केसावलू चारों आरोपियों ने हथियार छीनने की कोशिश की, इसलिए एनकाउंटर किया। बाद में तेलंगाना हाईकोर्ट की सिंगल जज की बेंच ने जस्टिस सिरपुरकर कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने से रोक लगा दी। आगे की जानकारी हमारे पास नहीं है और इस देश में आप जानते हैं। मई 2020 में अमेरिका में एक घटना हुई। जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक ब्लैक अमेरिकन नागरिक को पुलिस अफसर डेरेक चौविन और उनके साथ 3 अन्य अफसरों ने दुकान पर जाली नोट देने के शक में रोक लिया, लेकिन थाने लेकर जाने के बजाय गोरे पुलिस वालों ने फ्लॉयड को वहीं सड़क पर गिरा दिया और घुटने से उसका गला दबा दिया। फ्लॉयड कई बार बोलते रहे कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आई कांट ब्रीथ, लेकिन अफसर ने गला नहीं छोड़ा। 9 मिनट से ज्यादा समय तक गला दबाए रखा। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो गई। पूरा अमेरिका पुलिस की इस हिंसा के खिलाफ सड़क पर आ गया। पुलिस को घटना में शामिल चारों अफसरों को फौरन बर्खास्त करना पड़ा और 1 साल के भीतर ट्रायल हो गया। 2021 में पुलिस अफसर डेरेक चौविन को हत्या के आरोप में दोषी पाया गया और निर्दोष नागरिक को जान से मारने वाले इस पुलिस अधिकारी को 22 साल के लिए जेल में भेज दिया गया। जनता ने इतना बड़ा आंदोलन किया कि अमेरिका की पुलिस को माफी मांगनी पड़ गई। जिस समाज में बुलडोजर और एनकाउंटर का जश्न मनाया जाता है, वह समाज काफी डरावना हो जाता है। जब बिना कोर्ट कचहरी के सड़क पर इंसाफ होने लग जाए, इससे दुखद कुछ और नहीं हो सकता। सोशल मीडिया में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि एनकाउंटर के बाद जो तस्वीर जारी की गई, उसमें पुलिस के लोग चप्पल में हैं। कोई अधिकारी की जाति और अपराधी की जाति की बात कर रहा है, कोई जूते चप्पलों की बात कर रहा है, तो कोई यह भी उदाहरण दे रहा है कि एसटीएफ के डीएसपी डीके शाही की पत्नी ऋतु शाही बीजेपी से जुड़ी हैं, महिला आयोग की अध्यक्ष बनाई गई हैं। मंगेश यादव के पिता ने एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी इस घटना को लेकर ट्विटर पर आक्रामक होती जा रही है। मंगेश यादव को लेकर अखिलेश यादव ने लगातार ट्वीट किए हैं। 5 सितंबर को अखिलेश ने ट्वीट किया कि सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई। लगता है नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं। समाधान नकली एनकाउंटर नहीं है, असली कानून व्यवस्था है। भाजपा राज अपराधियों का अमृतकाल है। यह अखिलेश यादव का पहला ट्वीट है। दूसरे ट्वीट में कहते हैं 2 दिन पहले जिसे उठाया और एनकाउंटर के नाम पर बंदूक सटाकर गोली मारकर हत्या की गई, अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने का दबाव डाला जा रहा है। इस संगीन शासकीय अपराध का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले, इससे पहले कि सबूत मिटा दिए जाएं। 7 सितंबर को भी अखिलेश यादव ने ट्वीट किए और सवाल उठाए। उनका कहना है कि जब सारे आरोपी धर लिए गए तो लूट का सारा सामान कहां गया। अखिलेश यह भी पूछ रहे हैं कि जो लुटेरे बन गए वो किसी और के आदमी तो नहीं थे, किसने सोना लूटा है। जो बरामद हुआ वो लूट का 10% भी नहीं। किसी भी राज्य की पुलिस की हिरासत में मौत के समय सवाल उठाना पड़ता है और यह जरूरी है। अगर यह व्यवस्था का हिस्सा बनता चला गया और समाज में चुप्पी उसकी पहचान बनती चली गई तो किसी के लिए भी खतरा हो सकता है, किसी का भी नंबर आ जाएगा। यहां तक कि सेना भी एनकाउंटर करे तो लोगों ने सवाल उठाए हैं और कई बार उनके सवाल सही जगह पर जाकर लगे हैं और साबित भी हुए हैं। पिछले साल दिसंबर की घटना बताता हूं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गुज्जर बकरवाल समुदाय के 3 लोगों की सेना की हिरासत में मौत हो गई।
29 सेकंड का वीडियो वायरल हो गया, सच्चाई सामने आ गई। ऐसा हंगामा मचा कि जम्मू कश्मीर पुलिस को सेना के इन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर करनी पड़ी, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। जम्मू कश्मीर सरकार को घोषणा करनी पड़ गई कि जिन 3 नागरिकों की हिरासत में मौत हुई है, उनके परिवार से किसी एक को नौकरी दी जाएगी। तात्पर्य यह है, कहने का मतलब है कि सेना पर हमला, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ के नाम पर किसी को हिरासत में नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता और ना एनकाउंटर किया जा सकता है। इसलिए मंगेश यादव के केस में अखिलेश यादव का सवाल करना, संजय सिंह का सवाल करना अपराधी का साथ देना नहीं है, बल्कि किसी भी एनकाउंटर में यही किया जाना चाहिए, क्योंकि एनकाउंटर अक्सर फर्जी साबित हो जाते हैं। मंगेश यादव जौनपुर का रहने वाला, उसकी बहन प्रिंसी यादव का बयान चल रहा है मीडिया में। पुलिस मंगेश को घर से ले गई, पूछताछ के बाद वापस कर देगी यह बताकर ले गई, लेकिन बाद में आकर जानकारी दी जाती है कि एनकाउंटर कर दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस में मनीष साहू की रिपोर्ट है कि जिस दुकान में लूट की घटना हुई, उसके दुकानदार ने यह नहीं बताया कि कितने का माल लूटा गया है, मगर पुलिस 1 करोड़ बता रही है। दुकानदार ने किसी की पहचान नहीं की, कहा कि सभी 5 नकाब में थे। समाजवादी पार्टी के नेता तरह तरह से सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि मंगेश यादव के खिलाफ 7 मुकदमे थे, लेकिन मुख्य आरोपी विपिन सिंह के खिलाफ तो 34 मुकदमे हैं, उससे सरेंडर कराया गया। इसी केस में 3 अन्य सचिन सिंह हैं, पुष्पेंद्र सिंह हैं, त्रिभुवन सिंह हैं, इन सभी को गिरफ्तार किया गया। मंगेश यादव एनकाउंटर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन एक घटना है, पुरानी घटना है, जिसे लेकर पिछले दिनों काफी चर्चा हुई। लखनऊ के गोमती नगर से एक वीडियो वायरल हुआ। बारिश के बीच बहुत सारे लड़के बाइक पर सवार एक जोड़ी को छेड़ने लगे। महिला के साथ सार्वजनिक रूप से ऐसी घटना का वीडियो देखकर सरकार भी सख्ते में आ गई और यूपी सरकार ने तुरंत एक्शन भी लिया। पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया, सीनियर अफसरों का तबादला कर दिया। लेकिन आगे क्या हुआ? विधानसभा में मुख्यमंत्री ने बयान दिया। इस घटना में पकड़े गए 16 लोगों के नाम नहीं लिए, लेकिन 2 लोगों के नाम लिए, और इन 2 लोगों का नाम लेना राजनीतिक हो गया। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो, और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। यह बयान बता रहा है कि 16 लोग गिरफ्तार थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस भाषण में 2 ही लोगों के नाम लिए जाते हैं। 16 में से 2 के नाम का चयन उन्होंने किस आधार पर किया? राजनीति को समझने वाले और नहीं समझने वाले दोनों आसानी से जान जाएंगे। इसके बाद मीडिया में सभी के नाम चलने लगे, 16 लोगों के, कि इनके नाम तो आशीष सिंह हैं, अभिषेक तिवारी हैं, जय किशन है, अभिषेक कुमार है, अनिल कुमार, अमन गुप्ता, रतन गुप्ता, कृष्णकांत गुप्ता, अर्जुन अग्रहरी, विराज साहू, सुनील, प्रियांशु शर्मा, विकास भंडारी, मनीष। मगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन नामों में से सिर्फ पवन यादव और अरबाज का नाम लेकर राजनीतिक रंग तो दे ही दिया। पवन यादव ने अखिलेश यादव से मुलाकात की और कहा कि वह तो मौके पर था भी नहीं, चाय पी रहा था, तभी पुलिस पकड़कर ले गई। पवन का दावा है कि वह वीडियो के फुटेज में भी दिखाई नहीं देता। हो सकता है उसे यादव बिरादरी से होने की सजा दी जा रही है, ऐसा पवन ने कहा। पिछले साल यूपी पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 6 साल के कार्यकाल में पुलिस ने 10,713 एनकाउंटर किए हैं, जिसमें 1708 अपराधी घायल हुए हैं। सबसे अधिक एनकाउंटर 3,152 एनकाउंटर मेरठ पुलिस ने किए। एक जिले की पुलिस अगर 3,000 से अधिक एनकाउंटर करे, इसका मतलब है संदेह के पर्याप्त कारण हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। भारत का संविधान हर अपराधी को ट्रायल फेस करने का अधिकार देता है।
सितंबर 2021 में सहारनपुर में 12 पुलिस वालों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आदेश पर इन पर 45 साल के एक युवक जीशान हैदर का फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप है। इनमें 3 सब इंस्पेक्टर हैं। यह कैसी नौकरी हुई कि वर्दी में भी हैं और हत्या का मुकदमा भी ढो रहे हैं। 1991 में इसी यूपी की पुलिस ने 10 सिखों को खालिस्तानी बताकर बस से उतारकर मार दिया था। तब उन्हें लगा होगा कि सब भूल जाएंगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मगर कोई था जो इनके खिलाफ वर्षों मुकदमा लड़ता रहा। उसका नाम तो मुझे मीडिया की रिपोर्ट में नहीं मिला, मगर यह जरूर मिला कि 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 43 पुलिसकर्मियों को 7 साल की सजा सुनाई, क्योंकि वो एनकाउंटर फर्जी था। इंसाफ की एक संवैधानिक प्रक्रिया तय की गई है। भीड़ नहीं तय कर सकती, ना मौके पर तय हो सकता है। जिस तरह से एनकाउंटर को लेकर जाति और धर्म की राजनीति हो रही है, उसकी कीमत नौकरशाही चुका रही है, चुकाएगी। गलत करते करते भारत में लोग एडजस्ट करने लग जाते हैं। समाज में ऐसे लोगों से मिलिए तो पाप की ऐसी व्याख्या करेंगे, धार्मिक प्रसंगों के साथ करेंगे कि पाप पुण्य से भी बेहतर लगने लग जाता है। दरअसल वो खुद को धोखा देते हैं, मगर उन्हें भी पता है कि गलत गलत है। मैंने अक्सर नोट किया है कि जितने गलत करने वाले लोग हैं, उनकी भाषा बहुत अच्छी होती है, धर्म का ज्ञान भी उन्हें बहुत अच्छा होता है। उन्हें धर्म का ज्ञान क्यों अच्छा होता है? क्योंकि वो भीतर से डरे रहते हैं। वो अपने लिए माफी की गुंजाइश धार्मिक प्रसंगों में खोजते रहते हैं, मगर माफी मिल नहीं पाती। तो जितने भी गलत करने वाले लोगों की बिरादरी है, वो पाप पुण्य की व्याख्या हमेशा पाप के पक्ष में करती है। किसी का फेक एनकाउंटर कर इतना तो याद आता ही होगा कि इसी धर्म में तमाम व्याख्याएं ऐसी हैं कि कहीं इन कर्मों का फल किसी और को ना भुगतना पड़े। जनता अपनी चुप्पी का भी फल भुगतती है और कर्मों का भी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।